आत्मा का ताप सैयद हैदर रजा द्वारा रचित यह खंड आरोह भाग 1 में इसका अध्ययन करेंगे। इनका जन्म, रजा जी का जन्म सन 1922 में बाबरिया गांव मध्य प्रदेश में हुआ था। ग्रेड ऑफ ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। रजा ने चित्रकला की शिक्षा जो है तो नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट व सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त की। भारत के में अनेक प्रदर्शनियां आयोजित करने के बाद सन 1950 में फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति पर फ्रांस गए और अध्ययन शुरू किया। आधुनिक भारतीय चित्रकला को जिन कलाकारों ने नया और आधुनिक मुहावरा दिया उनमें सैयद हैदर रजा का महत्वपूर्ण स्थान। रजा सिर्फ अपनी वजह से कला की दुनिया में सम्मान नहीं है, बल्कि जिन कलाकारों ने आधुनिक भारतीय कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया उनमें हुसैन और सूजा के साथ रजा का नाम अगली पंक्ति में आता है। इनमें हुसैन सबसे ज्यादा घुमक्कड़ रहे, लेकिन उनका केंद्र भारत ही रहा। सूजा न्यूयॉर्क चले गए और जब पेरिस में जाकर बस गए। इस तरह रजा की कला में भारतीय और पश्चिमी कला दृष्टियों का मेल हुआ। लंबे समय तक पश्चिम में रहने और वहाँ की कला की बारीकियों से प्रभावित होने के बावजूद रजा ठेठ रूप से भारतीय कलाकार। बिंदु उनकी कला रचना के केंद्र। उनकी कई कलाकृतियां बिंदु का रूपाकार है। यह बिंदु केवल रूपाकार नहीं है, बल्कि भारतीय परंपरा चिंतन का केंद्र बिंदु है। यहाँ यह भी गौरतलब है कि बिंदु की तरफ उनका झुकाव उनकी स्कूली शिक्षा नंदलाल झरिया ने किया। रजा की कला और व्यक्तित्व में उदारता, उनकी कला में रंगों की व्यापकता और अध्यात्म की गहराई उनकी कला को भारत और दूसरे देशों में काफी सराहा गया। रुडॉल्फ वान लेडेन, पियरे गोदीबैर, गीतिशेन, जॉन ग्लाशे, मिशेल एम्बेयर आदि ने रजा पर मोनोग्राफ लिखी। इनकी मृत्यु सन 2016 में हुई। यहाँ जो प्रस्तुत पाठ है आत्मा का ताप, पाठ सैयद हैदर रजा की आत्मकथात्मक पुस्तक आत्मा का ताप का एक अध्याय दिया गया। इसका अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद मधु बी जोशी ने किया। यहाँ रजा ने चित्रकला के क्षेत्र में अपने आरंभिक जो संघर्ष थे, सफलताओं के बारे में बताया। एक कलाकार का जीवन संघर्ष और कला संघर्ष, उसकी सृजनात्मक बेचैनी, अपनी रचना में सर्वस्व झोंक देने का उसका जुनून, ये सारी चीजें इसमें बहुत रोचक व सहज शैली में उभर कर आई। आत्मा का ताप का एक अंश है कि कला कर्म एक विचित्र उन्माद है। कला कर्म एक विचित्र उन्माद है। इसे विश्वास से सहेजना है, संपूर्णता से पहाड़ों के धैर्य के समान मौन प्रतीक्षा में अकेले। कला कर्म क्या है? विचित्र उन्माद है। तो आत्मा का ताप के एक अध्याय हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसी का हम क्या करेंगे, यहाँ अध्ययन करेंगे। नागपुर स्कूल की परीक्षा में मैं कक्षा में प्रथम आया। ये कौन आया? सैयद हैदर रजा प्रथम आए। 10 में से 9 विषयों में मुझे विशेष योग्यता प्राप्त हुई, जिसे आप क्या कहते हैं? विशेष योग्यता प्राप्त हुई, डिस्टेंस। इससे मुझे बड़ी मदद मिली। पिताजी रिटायर हो चुके थे, अब मुझे नौकरी ढूंढनी थी। मैं गोंदिया, महाराष्ट्र में स्थित एक स्थान है, गोंदिया में ड्राइंग का अध्यापक बन गया। महीने भर में ही मुझे बम्बई में जे स्कूल ऑफ आर्ट में अध्ययन के लिए मध्य प्रांत की सरकारी छात्रवृत्ति मिल गई।
यह सितंबर 1943 की बात है। मैंने अमरावती, यह भी महाराष्ट्र में स्थित है, कि गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल से त्यागपत्र दे दिया। तब जब तक मैं बम्बई पहुंचा तब तक जे स्कूल में दाखिला बंद हो चुका था। दाखिला हो भी जाता तो उपस्थिति का प्रतिशत पूरा न हो पाता। छात्रवृत्ति वापस ले ली गई। सरकार ने मुझे अकोला, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है, अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी देने की पेशकश की। मैंने तय किया कि मैं लौटूंगा नहीं, एक बार मुंबई आ गया है तो लौटूंगा, बम्बई में ही अध्ययन करूंगा। मुझे शहर पसंद आया, वातावरण पसंद आया, गैलरियां और शहरों में अपने पहले मित्र पसंद आए, और भी अच्छी बात यह हुई कि मुझे एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिजाइनर की नौकरी। यह स्टूडियो फिरोज शाह मेहता रोड पर था। एक बार फिर कड़ी मेहनत का दौर चला। मैंने कड़ी मेहनत प्रारंभ की। करीब साल भर में ही स्टूडियो के मालिक श्री जलील और मैनेजर श्री हुसैन ने मुझे मुख्य डिजाइनर बना दिया। कड़ी मेहनत रंग लाई। जब आप कड़ा संघर्ष करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, उसका रंग भी आपको देखने को मिलता है। जितनी मेहनत उतना ही अच्छा उसका परिणाम। तो इन्होंने कड़ी मेहनत की, जिससे एक ही साल के अंदर ये क्या बन गए, मुख्य डिजाइनर बन गए। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मैं दफ्तर में काम करता, 10 से शाम 6 बजे। फिर मैं अध्ययन के लिए मोहन आर्ट क्लब जाता, और फिर जेकब सर्कल, जहाँ भाई के परिचित एक टैक्सी ड्राइवर ने मुझे रहने की जगह, मेरे भाई के परिचित थे तो उन्हीं के यहाँ मैं जाकर रहता था। उसने कहा कि मैं तो टैक्सी रात को ही चलाता हूँ। उसने कहा कि मैं तो टैक्सी रात को ही चलाता हूँ, तो तुम वहाँ सो सकते, कमरा खाली रहता है इसलिए तुम सो जाओ। एक दिन मैं कमरे में पर लौटता, यह छोटा सा कमरा, वह दिन में कमरे पर लौटता और मैं रात में रहता। यह छोटा सा कमरा जेवर सर्कल 7 रास्ता में पहली मंजिल पर। एक रात जब 9:30 बजे मैं कमरे पर पहुंचा तो हमारे दरवाजे पर एक पुलिस वाला खड़ा। उसने कहा तुम अंदर नहीं जा सकते, यहाँ हत्या की वारदात हुई, तुम अंदर नहीं जा सकते, यहाँ हत्या की वारदात हुई। हम लोग कभी भी राजनीति या किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियों में शामिल नहीं हुए थे। मेरी तो अक्ल गुम हो गई, मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हुआ। मैं तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर कमिश्नर से मिला, उन्हें बताया कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, जेकब सर्कल में रहता हूँ, मेरे कमरे के बाहर पुलिस वाला खड़ा है और मुझे अंदर नहीं जाने देगा। उन्होंने बताया कि मेरे टैक्सी ड्राइवर मित्र राल्फ पर या मुझ पर शक नहीं, मुझ पर या तुम्हारे मित्र पर मुझे शक नहीं है। राल्फ की टैक्सी में किसी ने एक सवारी को की छुरा मारकर हत्या कर दी थी। अगले दिन मैंने जलील साहब को राम कहानी सुनाई तो उन्होंने मुझे आर्ट डिपार्टमेंट में एक कमरा दे दिया। जलील साहब ने कहा कि अब आप यहीं रहो। मैं फर्श पर सोता, वे मुझे रात 11-12 बजे तक गलियों के चित्र या तरह तरह के स्केच बनाते देखते। कभी कभी वे कहते कि तुम बहुत देर तक काम करते रह गए, अब सो जाओ। कुछ महीने बाद उन्होंने मुझे एक बहुत शानदार ठिकाना देने की पेशकश की। मुझे बताया कि तुम एक अच्छी जगह रहोगे, कि उनके चचेरे भाई की 6ठी मंजिल के फ्लैट का एक कमरा, उसमें 2 पलंग पड़े थे। उनकी योजना यह थी कि अगर मैं उनके यहाँ काम करता रहा तो मुझे कला विभाग का प्रमुख बना दिया जाए। मैं जेकब सर्कल का 7 रास्ते वाला घर और उसका गलीज वातावरण छोड़कर नए ठिकाने पर आ गया और पूरी तरह अपने काम में डूब गया। इसका परिणाम यह हुआ कि 4 वर्ष अर्थात 1948 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक मुझे मिला। स्वर्ण पदक मुझे मिला। इस सम्मान को पाने में सबसे कम आयु का कलाकार मैं। 2 वर्ष बाद मुझे फ्रांस सरकार की छात्रवृत्ति मिल गई। मैं खुद को याद दिलाया, भगवान के घर देर है अंधेर
जो जिसके पास कला है उसे एक न एक दिन अच्छे मुकाम पर पहुंचना ही है। मेरे पहले 2 चित्र नवंबर 1943 में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुए। उद्घाटन में मुझे आमंत्रित ही नहीं किया गया क्योंकि मैं जाना माना नाम नहीं था मेरा। अगले दिन मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रदर्शनी की समीक्षा पढ़ी। कला और समीक्षक रुडॉल्फ वाल-लेनिन ने मेरे चित्रों की काफ़ी तारीफ की थी। उसका पहला वाक्य आज भी मुझे याद है। जीवन में जब कुछ बड़ा होता है, व्यक्ति के साथ अचानक कुछ बड़ा होता है तो वो बातें व्यक्ति क्या होता है कभी भूलता नहीं। बात क्या लिखी थी, इनमें से कई चित्र पहले भी प्रदर्शित हो चुके हैं और नयों में कोई नई प्रतिभा नहीं दिखी। हाँ, SH रजा के नाम के साथ, किस नाम के साथ, SH सैयद हैदर रजा के नाम के छात्र के 1-2 जलरंग लुभावने हैं। उनमें संयोजन और रंगों के दक्ष प्रयोग की जबरदस्त समझदारी दिखती। दोनों चित्र 40-40 रुपये में बिक गए। एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियोज में 8-10 घंटा रोज काम करने के बाद भी महीने भर में मुझे इतने रुपए नहीं मिल पाते थे। वेनिस अकादमी के प्रोफेसर वाल्टर लैंगहैमर से भेंट हुई। उन्होंने जर्मन उच्चारण वाली अंग्रेजी में कहा, आई लव यूर स्टफ मिस्टर रज्जा साहब, मुझे आपका काम पसंद है। रुडॉल्फ वान-लेनिन भी कृपा बनाए रखते थे। इसके बाद वियना के कला संग्राहक एमिलियन श्लेंसियर मेरे काम के प्रशंसक बने। यह मेरे लिए बहुमूल्य उपलब्धि थी। समय के साथ साथ चीज़ें होती गई। प्रोफेसर लैंगहैमर ने काम करने के लिए अपना स्टूडियो ही दे दिया, किसी में काम करो। वे द टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्ट डायरेक्टर थे। मैं उनके स्टूडियो में चित्र बनाता, शाम को चित्र उन्हें दिखाता तो वे बारीकी से उनका विश्लेषण करते। मेरे काम में उनकी रुचि धीरे धीरे बढ़ती गई। मेरा काम निखरता गया। वे मेरे चित्र खरीदने लगे। आखिर मेरे लिए नौकरी छोड़कर कला के अध्ययन में जुट पाना संभव हो सका। 1947 से मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट का नियमित छात्र बन गया क्योंकि अब मैं नौकरी किए बिना भी अपनी फीस और रहने का खर्चा उठा सकता हूँ। भले 1947 और 48 में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, मेरे लिए वे कठिन बरस थे। पहले तो कल्याण वाले घर में मेरे पास रहते ही मेरी माँ का देहांत हो गया। फिर पिताजी मेरे पास ही थे, वे मंडला लौट गए। मई 1948 में वे भी दिवंगत हो गए। विभाजन की त्रासदी के बावजूद भारत स्वतंत्र था। उत्साह उदासी भी थी। जीवन पर अनेक अचानक जिम्मेदारियों का बोझ आ पड़ा। हम युवा थे। मैं 25 वर्ष का था। लेखकों, कवियों, चित्रकारों की संगत में था। हमें लगता था कि हम पहाड़ हिला सकते हैं। हमें लगता था क्योंकि उस समय उम्र कितनी थी, 25 वर्ष की युवावस्था, तो लगता था कि हम पहाड़ हिला सकते हैं। अपने अपने क्षेत्रों में अपने माध्यम से सामर्थ्य भर बढ़िया काम करने में जुट गए। देश का विभाजन, महात्मा गांधी की हत्या, क्रूर घटनाएं थी जो अत्यंत दुख प्रदान करने वाली थी। व्यक्तिगत स्तर पर मेरे पिता की मृत्यु भी ऐसी ही क्रूर घटना। हमें इन क्रूर अनुभवों को आत्मसात करना था। हम उससे उबर काम में जुट गए। 1948 में मैं श्रीनगर गया, वहाँ चित्र बनाए। ख्वाजा अहमद अब्बास भी वहाँ थे। कश्मीरी कबायली, कश्मीर पर क्या हुआ, कबायलों का आक्रमण हुआ, कबीलों का आक्रमण हुआ। तब मैंने तय कर लिया था कि भारत में ही रहूँगा। श्रीनगर से आगे बारामूला तक गया। घुसपैठियों ने बारामूला को ध्वस्त कर दिया था। मेरे पास कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला का पत्र था जिसमें कहा गया था कि यह एक भारतीय कलाकार है, इन्हें जहाँ चाहे वहाँ जाने दिया जाए और इनकी हर संभव सहायता भी की जाए। एक बार मैं बस से बारामूला से लौट रहा था, या वहाँ जा रहा था, अच्छी तरह से याद नहीं कि मैं वहाँ जा रहा था या फिर वहाँ से
लौट रहा। तो स्थानीय जो कश्मीरी थे, जो वहाँ के रहने वाले कश्मीर के लोग थे, बीच में मुझ पैंटधारी शहराती को देखकर एक पुलिस वाले ने मुझे बस से उतार दिया। ये पैंट पहना हुआ व्यक्ति कहाँ जाएगा, उसने मैं उसके साथ चल दिया। जब उसने उतार दिया तो वो मेरे साथ मुझे लेकर चलने लगा। उसने पूछा कहाँ से आए हो, नाम क्या है? पुलिस वाले ने पूछा कि कहाँ से आए हो, नाम क्या है? मैंने बता दिया कि मैं रजा बम्बई से आया। शेख साहब की चिट्ठी भी उसे दिखाई, जिसमें कहा गया था कि यह एक भारतीय कलाकार है, इन्हें जहाँ चाहे वहाँ जाने दिया जाए और इनकी हर संभव सहायता। उसने सलाम ठोका और परेशानी के लिए माफ़ी मांगता हुआ चला गया कि मेरी वजह से आपको परेशानी हुई, उसके लिए मुझे क्षमा करें। श्रीनगर की इसी यात्रा में मेरी भेंट प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये प्रेसा से हुई। मेरे चित्र देखने के बाद उन्होंने जो टिप्पणी की वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने कहा तुम प्रतिभाशाली, लेकिन प्रतिभाशाली युवा चित्रकारों को लेकर मैं संदेहशील हूँ। तुम्हारे चित्रों में रंग है, भावना है, लेकिन रचना नहीं समझ में आती। रंग भी है इसमें दिख रहा, भावनाएं भी इसके साथ दिख रही है, लेकिन रचना समझ में नहीं आती। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चित्र इमारत की तरह ही बनाया जाता है। पहले आधार रखी जाती है, फिर नींव, फिर दीवारें, फिर बीम, छत, तब जाकर वह क्या होता है, टिकता। मैं कहूँगा कि तुम सेजा का काम ध्यान से देखो। इन टिप्पणियों का मुझ पर क्या हुआ, गहरा प्रभाव पड़ा। मुंबई लौटकर मैंने फ्रेंच सीखने के लिए अलियांस फ्रांसे में दाखिला ले लिया। फ्रेंच पेंटिंग में मेरी खासी रुचि थी, लेकिन मैं समझना चाहता था कि चित्र में रचना या बनावट वास्तव में होती क्या, चित्र में रचना या बनावट आखिर क्या होती है। सन 1950 में, कब? सन 1950 में एक गंभीर वार्तालाप के दौरान एक गंभीर विषय पर चर्चा हो रही थी। फ्रेंच दूतावास के सांस्कृतिक सचिव ने मुझसे पूछा, तुम फ्रांस जाकर कला का अध्ययन क्यों करना चाहते हो? फ्रांस जाकर तुम कला का अध्ययन क्यों करना चाहते हो? मैंने पूरे आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, फ्रेंच कलाकारों का चित्रण पर अधिकार, वो जब चाहे जिस प्रकार का चित्र बना सकते हैं। फ्रेंच पेंटिंग मुझे अच्छी लगती है। तुम्हारे पसंदीदा कलाकार? मैंने बोला सेजा, वान गॉग, गोगा, पिकासो, मातिस, शागाल और प्राग। पिकासो के काम के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? मैंने कहा पिकासो का हर दौर क्या है महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिकासो क्या है, जीनियस है। वह इतने खुश हुए, मुझे एक के बजाय 2 बरस के लिए छात्रवृत्ति मिली। मैं सितंबर में फ्रांस के लिए निकला और 2 अक्टूबर 1950 को मुर्सई पहुंचा। जो पेरिस में मेरा जीवन प्रारंभ हुआ। बम्बई में रहते एक ऊर्जा थी, काम करने की इच्छा थी, आत्मा को चढ़ाया था, लोगों को दिखाई देता था, अपने यहाँ जबरदस्त उदारता थी। कोई काम करने का अवसर हो तो लोग सहायता करने को तैयार रहते थे। मैं अपने कुटुंब के युवा लोगों से कहता रहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें मेहनत करनी है। आप संसार में सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आवश्यक क्या है? आपको मेहनत करनी होगी। चित्रकला व्यवसाय नहीं है, अंतरात्मा की पुकार, हृदय की पुकार। इसे अपना सर्वस्व देकर ही कुछ ठोस परिणाम मिल पाते। केवल जहरा जाफरी, केवल यदि कोई कहे कि जहरा जाफरी को कार्य करने की ऐसी लगन मिली, वह पूरे समर्पण से दमोह शहर, केवल जहरा जाफरी को क्या हुआ, कार्य करने की ऐसी लगन लगी कि वह पूरे समर्पण से दमोह शहर के आसपास के ग्रामीणों के साथ काम करती है। कल मैंने उन्हें फ़ोन किया यह जानने के लिए कि वह दमोह में क्या कर रही है। उन्हें बड़ी खुशी हुई कि मुझे सूर्य प्रकाश, उस ग्रामीण स्त्री का पति जो अपने पति का नाम नहीं ले रही थी, का किस्सा याद है। मैंने धृष्टता से उन्हें बताया कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मेरे मन में शायद युवा मित्रों का संदेश देने की कामना कि कुछ घटने के इंतजार में हाथ में
हाथ पर हाथ धरे न बैठे। क्या बतलाने का प्रयास किया गया है कि यदि कोई चीज़ आपको नहीं मिलती, कुछ घटना यदि आपके साथ घटित हो जाती है, तो आपके हाथ पर हाथ धरे रहकर बैठना नहीं चाहिए। न बैठे रहो, खुद कुछ करो। जरा देखिए, अच्छे खासे संपन्न परिवारों के बच्चे काम नहीं कर रहे, जबकि उनकी तमाम संभावना है, और यहाँ बेचैनी से भरे काम किए जाते हैं। मैं बुखार से छटपटाता सा अपनी आत्मा, अपने चित्त को संदिग्ध किए कर रहता हूँ। मैं कुछ ऐसी बातें कर रहा हूँ जिसमें खामी लगती है, कमियाँ लगती हैं। यह बहुत गजब की बात नहीं है, लेकिन मुझमें काम करने का क्या है, संकल्प। भगवत गीता कहती है कि जीवन में जो कुछ भी है तनाव के कारण, यदि आपके से तनाव बढ़ जाए तो कुछ भी जीवन में आपके नहीं बचेगा। बचपन जीवन का पहला चरण एक जागृति है, लेकिन मेरे जीवन का बम्बई वाला दौर भी जागृति का ही चरण था। कई निजी मसले थे, निजी समस्याएं थी, जिन्हें सुलझाना था। मुझे आजीविका कमानी थी, जीवन जीने के लिए कमाना था। मैं कहूँगा कि पैसा कमाना महत्वपूर्ण होता है, वैसे अंततः वह महत्वपूर्ण नहीं होता। पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता। उत्तरदायित्व होते हैं, किराया देना होता है, फीस देनी होती है, अध्ययन करना होता है, काम करना होता है। कुल मिलाकर स्थिति खासी जटिल थी। मेरे माता पिता के न रहने और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को देने से जटिलताएँ और भी बढ़ गई। तो इसमें सैयद हैदर रजा ने प्रस्तुत पाठ में आत्मा की जो ताप थी, उसमें यह बतलाने का प्रयास किया है कि व्यक्ति को समस्याओं से घबराकर किसी कार्य को छोड़ नहीं देना चाहिए। यदि आप किसी काम में असफल हो जाते हो तो हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं चाहिए, किसी दूसरे काम को करना चाहिए। कोई कितना भी करीबी व्यक्ति हो, यदि वह संसार से चला गया तो उसकी यादों में हमें सब कुछ खो नहीं देना चाहिए, बल्कि उन सारी बातों को भूलकर आगे आपको क्या करना है उसी पर विचार करना चाहिए। यही इस पाठ का प्रमुख लक्ष्य था।